नमस्कार, सिद्धांत टीचर्स एकेडमी से मैं प्रदीप तेनगुलिया। दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज 25 जून से स्टार्ट की गई हैं, टीजीटी टेस्ट सीरीज पेपर कोड TG 2201 का जो सॉल्यूशन है वो आंसर की तो हमने प्रोवाइड करा दी है, बट उसका जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस जो सॉल्यूशन है वो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसमें आज पहले 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन द पोइम एल एलेग्रो मिल्टन वेलकम्स। ऑप्शन है द गॉडेस ऑफ मिर्थ, द गॉडेस ऑफ यूनिवर्स, द गॉडेस ऑफ लव, द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। आप सभी को पता है कि एल एलेग्रो और इल पेंसेरोसो पेंसोरोसो जो है, ये एक दोनों कविताओं को कंपेनियन कविताओं के रूप में जाना जाता है, और ये जो है हॉर्टन पीरियड में लिखी गई थी। हॉर्टन पीरियड में लिखी गई थी, और ये हॉर्टन पीरियड माना जाता है 1632 से 38 तक का। इसमें जो मिल्टन है, उन्होंने एकेडमिक पढ़ाई छोड़ करके अपने पिता के साथ हॉर्टन नामक स्थान पर रहने लगे थे, और ये यहाँ पर 5 इयर्स तक रहे थे। गॉट इट? 5 इयर्स तक रहे थे, और यहाँ पर इन्होंने जो पोइम्स लिखी थी, वो 3-4 पोइम लिखी थी, उनको हॉर्टन पोइम पीरियड की पोइम्स माना जाता है, जिनमें एल पेंसेरोसो और एल एलेग्रो और एल पेंसेरोसो दोनों कंपेनियन मानी जाती हैं। और जो एल एलेग्रो है, इसका मतलब होता है, ये इटालियन टाइटल है, जिसका मतलब होता है आपका अ चीरफुल पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, या चीरफुल पर्सन होता है। और एल पेंसरोस का जो इटालियन टाइटल है, उसका मतलब होता है आपका अ थॉटफुल पर्सन या अ मेलंकोलिक पर्सन। तो इसमें जो इतना डिटेल काफ़ी है, और इस जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन में पूछा गया कि एल एलेग्रो जो है, मिल्टन किसको वेलकम करता है, तो सीधी सी बात है, अपने आप ही पता चल रहा होगा कि गॉडेस ऑफ मिर्थ को, यानी कि जो खुशी की देवी है, उसका वेलकम करता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैमुअल जॉनसन वंस डिक्लेयर दैट ऑफ द बेस्ट इट कैन बी सेड दैट दे आर नॉट बैड। व्हाट जॉनसन वाज टॉकिंग अबाउट, यानी कि सैमुअल जॉनसन ने एक बार डिक्लेयर किया था, ऑफ द बेस्ट इट, इन सभी में जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि दे आर नॉट बैड, कि वो गलत नहीं है या बुरे नहीं हैं। तो इसमें जॉनसन जो है वो किसके लिए पुकार रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, दे जो आया है वर्ड, ये किसके रेफर कर रहा है, हिज पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, हिज सोनेट्स के बारे में, या प्रोस्ट्रैक्ट्स दिए थे उन्होंने उसके बारे में, या हर्टन पोइम्स के बारे में। तो दोस्तों, इसने जो सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने ये कमेंट आपका उसके सोनेट्स के जो 23 को सोनेट्स उसने लिखे हैं, उनके बारे में कहा है कि वो ज़्यादा बुरे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन इज क्लासिकल बोथ इन मेथड एंड इन स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परंतु मिस प्रिंटिंग इसमें बच्चों से हुई है। इसमें जो है, ये जो ऑप्शन है, ये रिले नहीं होकर के राल्फ है। राल्फ है, RALEIGH, राल्फ है, और इन्होंने ही कहा था, इसका आंसर भी यही होगा, राल्फ ही होगा, सॉरी। मिल्टन इज क्लासिकल, मिल्टन जो है एक पारंपरिक है, किस में, मेथड में और स्टाइल में। इन्होंने ग्रैंड स्टाइल को एनालिसिस किया था मिल्टन की, राल्फ ने। ये ई नहीं है, ए होगा, यहाँ पर RA होगा, और इन्होंने किया था, मैं उसकी ग्रैंड स्टाइल को एनालिसिस किया, और वहाँ पर इन्होंने मेथड और स्टाइल को क्लासिकल बताया था राल्फ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लॉज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहे हैं हम। देखिए कि इनमें से क्लॉज के बारे में कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है क्या, ये क्वेश्चन है डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज। क्या ये सही है? नेक्स्ट देखिए क्या है कि विदाउट एन ऑब्जेक्ट अ क्लॉज डज नॉट हैव एनी सेंस। विदाउट एन ऑब्जेक्ट अ क्लॉज डज नॉट हैव एनी सेंस। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अ क्लॉज मे हैव मोर देन वन वर्ब। क्या एक से अधिक वर्ब एक क्लॉज में हो सकती हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट बी ए सेंटेंस। क्या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस नहीं हो सकती? तो आइए एक एक करके एनालिसिस करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, ये बिल्कुल गलत है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कहा जाता। जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है उसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहा जाता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट देखिए विदाउट एन ऑब्जेक्ट अ क्लॉज डज नॉट हैव एनी सेंस, ये भी गलत है। अब देखिए कैसे गलत है। विदाउट एन ऑब्जेक्ट, एक जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के एक क्लॉज का कोई अर्थ नहीं होता। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आई थिंक, फुल स्टॉप। अब क्लॉज किसे कहते हैं? सबसे पहली बात होती है क्लॉज कैसे कहते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। किसी क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। इन दोनों के अलावा क्लॉज नहीं हो सकती। इसलिए लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो बिना ऑब्जेक्ट के भी ये अपना सेंस दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आई थिंक, आई गो, ये सभी एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बने हैं और सेंस इनका पूरा है, सेंटेंस का अर्थ पूरा है। तो ये आपका बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस दे सकते हैं। तो आंसर इसका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अ क्लॉज मे हैव मोर देन वन वर्ब, या ये ऑप्शन सही है या नहीं है? देखिए एक क्लॉज मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ कि आई रीड बट ही स्माइल, या लाफिंग कर लीजिए। तो इसमें जो है इस कंजक्शन से दो सेंटेंस को जोड़ा गया और दोनों में वर्ब हैं। या फिर और ले लीजिए कि आई एम गोइंग टू गोइंग टू बाई अ पेन। तो इसमें दो वर्ब आती हैं, एक तो बी यू वाई बाई और एक गो। तो एक सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब हो सकती हैं क्लॉज में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला। नेक्स्ट देखिए डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस। क्या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या सेंटेंस नहीं हो सकती? देखिए ये भी गलत है, क्योंकि बट आई रीड, मैंने एक क्वेश्चन लिया बट आई रीड, परंतु मैं पढ़ता हूं। तो क्या है इसका मतलब? कि इससे पहले कोई बात कही गई है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन
या रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह से जुड़ी होती हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इससे पहले एक प्रिंसिपल क्लॉज जरूर होगी जो कि इसका अर्थ निकाल रही है, बट आई रीड, परंतु मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब इससे पहले कोई बात जरूर कही गई होगी। तो ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट डाउन टू रेस्ट। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम दी गई है, तो देखिए पार्टिसिपल्स पर डिपेंड है, एक सेंटेंस है, इसमें कौन सा आएगा, हैविंग टायर्ड विद, हैविंग टायर्ड बाई, हैविंग बीन टायरिंग बाई, या बीइंग टायर्ड ऑफ। इसका आंसर होगा सीधा सीधा, ये पास्ट पार्टिसिपल है, कि इसका आंसर होगा डी, बीइंग टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टूर ऑफ जेनेवा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कभी कभी, कि ड्यूरिंग द टूर ऑफ जेनेवा मिल्टन रिसीव द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ हिज। जो जब जेनेवा के टूर पर मिल्टन थे तो उन्होंने किसकी मृत्यु का समाचार प्राप्त किया? क्या थे? हिज फ्रेंड दोदाती, हिज फ्रेंड, हिज ट्यूटर, हिज फादर, हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। तो ये देखिए, हिज ट्यूटर तो नहीं होगा, हिज फादर भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, डी होगा, क्योंकि दोनों ही फ्रेंड थे। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये है मिल्टन का ये फ्रेंड है दोनाथी, ये आपका इसकी याद में इन्होंने एक एलिजी लिखी है, एपिटाफियम, एपिटाफियम, ई पी आई टी ए, एपिटाफियम, एपिटाफियम डोमानिस, डोमानिस लिखी है। और यही पोइम इन्होंने लिखी थी 1639 में, और वो इनकी याद में लिखी गई थी। इस फ्रेंड डोडाटी के जो है याद मेमोरी में लिखी गई थी ये पोइम, और इनको 1639 में लिखी गई थी। और इसी के इसी जिस दौरान इन्होंने ये पोइम लिखी थी, उस दौरान ये इनकी मृत्यु हुई थी और उन्हीं की याद में लिखी गई। तो तब वो यूरोप के टूर पर थे और जेनेवा में थे, तो उस दौरान इनको इनकी मृत्यु का जो है न्यूज मिला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ही द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर इज द स्टेटमेंट फ्रॉम। ये जो है सोने वाले और मरे हुए एक पिक्चर के समान होते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? देखो ये काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और ये स्टेटमेंट मैकबेथ से लिया गया है, और ये लेडी मैकबेथ का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मिसमैच्ड फॉलोइंग। बहुत ही अच्छा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से लिया गया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए मिसमैच कीजिए, कौन सा है मिसमैच ढूंढिए, कि रेस्टोरेशन पीरियड 1660 टू 1700, जैकोबिन पीरियड 1603 से लेकर के 1625 तक, द कैरोलाइन पीरियड 1625 से 1649 तक, या अगस्टन पीरियड 1649 से 1660 तक। तो इसमें एक मिसमैच है। अब सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली देखिए कि सबसे पहले आया कौन सा था। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आया था जैकोबियन एज आया था पहले, और उसके बाद आया था कैरोलाइन एज, और उसके बाद आया था कॉमनवेल्थ एज, और उसके बाद आया था रेस्टोरेशन पीरियड, और सबसे बाद में आया था अगस्टन एज। समझिए कि जो जैकोबियन एज है ये 1603 से लेकर 1625 तक, यानी 1603 से 1625 तक रहा, और ये जेम्स फर्स्ट का शासनकाल रहा था। जेम्स फर्स्ट का शासनकाल था इसमें। ठीक है, उसके बाद कैरोलाइन पीरियड आता है, वो 1625 से लेकर 1649 तक था, और इसमें जो चार्ल्स फर्स्ट था
जेम्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स फर्स्ट था, उसका पीरियड, उसका शासन आता है चार्ल्स फर्स्ट का था पीरियड। ठीक है, तो ये भी सही है। और रेस्टोरेशन सॉरी जैकोबियन ई पीरियड भी सही है। अब आते हैं, अब आया था कॉमनवेल्थ, उसके बाद आया था, मैंने बताया कॉमनवेल्थ गेम आया, वो सॉरी पीरियड आता है कैरोलाइन के बारे में, तो वो आया था जो है 1649 टू लेकर के 1660 तक माना जाता है। और इसमें ओलाइवर क्रोमवेल नामक शासक हुआ था, जिसका मिल्टन ने पुरजोर समर्थन किया था। तो ये कह आपको, उसके बाद आता है आपका रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड जो था ये 16 से 1700 तक रहा था, 1660 से 1700 तक रहा था सॉरी। और इसमें इस जो पीरियड है, इस पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन, बहुत इंपॉर्टेंट, एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता, इसमें जो शासक हुए थे वो हुए थे चार्ल्स सेकंड। रेस्टोरेशन हुआ था उनका, रिस्टोरेशन हुआ था। तो रिस्टोरेशन इसीलिए कहा गया था क्योंकि उसमें क्रोमवेल की जो है उसको हटा दिया गया था वहाँ उसको, और उसमें उनको चार्ल्स को सेकंड को दोबारा से लाए गए थे, तो रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है इसी वजह से। और एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अगस्टस एज। अगस्टन जो एज है ये आपकी चली थी 1700 से लेकर के 1745 तक, यानी कि ये ऑप्शन मिसमैच है। और इसमें अगस्टस रोमन आया था, रोमन एम्पियर बना था अगस्टस, उसका जो, तो इसका आंसर होगा मिसमैच, वो होगा डी। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल रहे होंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है या जिन्हें ज्वाइन करना लगता है कि उन्हें ये सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपका बेस्ट एवोल्यूशन हो सके और समय रहते आपकी तैयारी अच्छी से हो सके, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लें। और 8650070632 पर कॉल करके आप जानकारी। टीजीटी की फीस जो है 499 में है। और ये आपको जब से शुरू या 25 जून से शुरू होकर के जब तक एग्जाम होगा तब तक वीकली 2 से 4 पेपर्स वीकली होंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको ऐसे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन इसका जो आंसर है ये मिसमैच है। ये 1700 से 1750 सॉरी 44 होगा, 1700 टू 1745 तक होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कहता है विच वन इज नॉट बिलोंग टू द रेस्टोरेशन पीरियड। अब रेस्टोरेशन पीरियड को मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि इसे एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। तो जब ड्राइडन कहा जाता है तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, ड्राइडन, तो ड्राइडन तो होंगे ये अफेरा बेन। ये अफेरा बेन जो है फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर मानी जाती है, फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर मानी जाती है। ये भी रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, प्लस स्टार दे रहा हूँ इसे मैं, ध्यान रखिए। ये बी वाले को स्टार 3 स्टार दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट वीमेन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मानी जाती हैं। अल्फा ये अफरा बहन, तो इन ये रेस्टोरेशन पीरियड से। थॉमस कार्लाइल जो है ये रेस्टोरेशन पीरियड से नहीं है, ये विक्टोरियन पीरियड के एक पोइट थे। विलियम कॉन्ग्रीव रेस्टोरेशन पीरियड से हैं। तो आपको लगता है आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट, ये पजल्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है पर पजल्ड मैंने क्रिएट किया है कि पजल बना दी है इसकी। कि ये कहता है फाइंड आउट द मिसमैच। अब इसमें मिसमैच कौन सा है। रिक्लूज जो है वो क्या रोमांटिक एज में लिखा गया है, द पैशनेट पिलग्रिम्स क्या एलिजाबेथन एज में लिखा गया है, लिसिडाज क्या विक्टोरियन एज में लिखा गया है, या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेक्लूज जो है बाय वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और रोमांटिक एज में ही लिखा गया, सीधी सी बात है। उसके बाद पैशनेट पिलग्रिम्स जो है ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपके शेक्सपियर ने। और शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है। लिसिडास विक्टोरियन एज, ये गलत है जनाब। लिसिडास जो है मिल्टन ने लिखा है, मिल्टन
प्यूरिटन ने लिखा है जनाब, और ये प्यूरिटन एज में लिखा गया था। आया समझ में? तो ये मिसमैच है आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट सेंटेंस? आइम्बस इज एन अनस्ट्रेस लेवल। अनस्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस को आप दो बातों से समझिए, मैं बताता हूँ। स्ट्रेस इस तरह से और अनस्ट्रेस इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो आइम्बस इज एन अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई स्ट्रेस लेवल, यानी कि इस तरह से, इस तरह से। टेट्रामीटर कंसिस्ट ऑफ 3 फीट्स, और एनापेस्टिक जो है, एनापेस्टिक जो है कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेस, 2 अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई अ स्ट्रेस। तो इसमें कौन सा है? ऑल आर करेक्ट। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मीटर में। आइम्बस जो होता है हमेशा अनस्ट्रेस फॉलोड बाई स्ट्रेस होता है, ये ऑप्शन सही है। टेट्रामीटर कंसिस्ट ऑफ 3 फीट। अरे भाई, टेट्रा कहते ही 4 फीट के लिए, ट्राई मीटर होता है वो, टेट्रामीटर नहीं ट्राई मीटर होता है 3 फीट का, तो इसमें 4 आएगा सर। तो ये इसका आंसर होगा। और एनापेस्टिक में ऑलवेज 2 अनस्ट्रेस और 1 स्ट्रेस फीट होता है 1 फीट में। तो आया समझ में? तो इसका होगा बी आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। ये आने वाला क्वेश्चन जो है ये कहता है क्या? डिर्ग, डिर्ग स्टैंड्स फॉर, ये लिटरेरी टर्म्स है। क्या है ये? अ मेलोडी, a type of melodrama, expression of grief, a moving statement of curtain raiser। बहुत ही थोड़ा सा कठिन सा लगेगा, लेकिन समझिए इसको। मेलोडियस सेंचुरी का नहीं है, ये होगा आपका, ये मेलोड्रामा जो होता है आपको पता है, जिसमें बहुत सारा ब्लड शेडिंग, हॉरर, टेरर, ये सब कुछ होता है, वो मेलोड्रामा होता है। बट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, ये एलेजिक टोन होता है। ग्रीफ जो डिर्ग होता है एलेजिक टोन में लिखा हुआ था, यानी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ होता है। आपको पता हो शेक्सपियर ने एक सोनेट लिखा है, वो है, उसका नाम है फियर, फियर नॉट, fear no more, fear no more from the heat of the sun, fear no more from the heat of the sun। तो ये भी एक एलेजिक टोन में लिखा हुआ है, इसको डिर्ग माना जाता है। ये सोनेट है आपका लिखा हुआ, शॉर्ट एलिजी लिखी है इन्होंने, शेक्सपियर ने। और ये सॉरी सोनेट नहीं है, एलिजी है, और ये शेक्सपियर ने लिखी है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है डिर्ग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोइट्रीज मीटर एंड फॉर्म, पोइट्री एंड फॉर्म। जो पोइट्री और पोइट्री मीटर और फॉर्म के बारे में जो स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रसोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज हिज फेमस लाइन डिड माई हार्ट, किस शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? डिड माई हार्ट लव टिल नाउ, फोर स्वीर इट ब्यूटी अंटिल दिस नाइट। तो ये लाइन रोमियो एंड जूलियट से ली गई है, बहुत ही अच्छी है। जब उसमें कहा गया है कि जो जब हम त्याग करते हैं तो हमें सब चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। और ये लाइन वहीं से, क्या मैं आपको अब तक प्यार करता हूँ, या ये आज, क्योंकि फोरस्वीर मैंने आज तक ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। तो ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटेल्ड नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको हमारे नोट्स जो हैं, अगर आप लेना चाहते हैं, जो डिटेल्ड एनालिसिस नोट्स हैं और सफिशिएंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से और ऑथेंटिक हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्ले बाय जॉन गैल्सबर्गी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कौन सा प्ले गैल्सवर्दी का नहीं है? स्ट्राइफ, अ बिट ऑफ लव, स्किन द स्किन गेम, द मंकी वाइट। या चारों के चारों मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये चारों के चारों गैल्सवर्दी के ही है यार, है ना? फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्ले बाय गैल्सवर्दी? तो जो प्ले है वो गैल्सवर्दी से नहीं है। कौन सा प्ले नहीं है? स्ट्राइफ है भाई, कौन सी सन में आया था? ये 1909 में आया था, सही है। अ बिट ऑफ लव प्ले है भाई, कब आया था? 1940 में आया था, 1914 में आया था, सीधी सी बात है। द स्किन गेम प्ले है भाई, कौन सी सन में आया था? ये आया था 1920 में, आज से 102 साल पहले। और द वाइट मंकी भाई ये नॉवेल है, प्ले नहीं, जो आया था 1924 में। आई समझ में? तो ये इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, आपको बता देता हूँ मैं क्या गलती है उसमें। मैंने लिख दिया था आंसर की में, बताया था हमने कि क्या गलती है। फाइंड आउट द मिसमैच। आओ देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी इसमें। ओटावा रिमा इज अ 8 लाइन स्टेंजा, बिल्कुल सही है। विद हेक्सामीटर गलत, पेंटामीटर में होता है। हेक्सामीटर नहीं, पेंटामीटर में होता है, जिसमें 10 लेवल होते हैं, 5 फीट होते हैं। हेक्सामीटर में 12 लेवल होते हैं और 6 फीट होते हैं, इसलिए इसमें ये गलत है। लैमरिक इज ए 5 लाइन पोइम, यस बिल्कुल। विद राइम स्कीम AABBA, बिल्कुल सही है। वेलेना इज अ 9 लाइन पोइम्स डिवाइडेड इनटू 5 ट्रिसेट एंड फाइनल क्वार्टर, ये भी बिल्कुल सही है। फेलेना जो है 19 लाइन की पोइम होती है, जो उसकी 6 भागों में बनी होती है, 5 तो ट्रिसेट में बनी, 3 लाइन की जो कवि, 3 लाइन के स्टेंजा में 5 तो 3 लाइन के स्टेंजा होते हैं, उसके बाद में 4 लाइन का क्वार्टरन होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हैकू। हैकू कई बार आ गया। हैकू ये जापानीज स्टेंजा, बिल्कुल सही है। 5 लाइन्स गलत, 3 लाइन का होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग में डाला था। और दो इसके चारों, ये दो ऑप्शन गलत है, इसलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके मैंने इस गलत क्यों डाला था। इसमें होते हैं पेंटामीटर और इसमें होती है 3 लाइन्स, जब चारों करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आया हुआ क्वेश्चन कब आया था मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। जूनियर एडेड के पेपर में, अभी जो जूनियर एडेड का नॉन एडेड वाला हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जनाब। ह्यूमर का कौन सी करेक्टर, कौन सा पार्ट नहीं है? ब्लड नहीं है, फ्लेम नहीं है, कोलेरे नहीं है, या नर्व्स नहीं है? तो जनाब नर्व्स नहीं है, बाकी सारे हैं। देख लीजिए 4 करेक्टरिस्टिक्स है उसकी। ठीक है, पढ़िए। आपको ये पढ़ाने के लिए ये दी गई है टेस्ट सीरीज, पढ़िए आप उसे। मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे हम। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पजल्ड क्वेश्चन है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हिज मोस्टली प्लेस डिपेंड्स ऑन हॉलिंसेट क्रॉनिकल, बिल्कुल सही है सर। हॉलिंसेट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैकबेथ वगैरह हैं, सब उसी पर डिपेंड है, हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स पे। इन मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर शेक्सपियर यूज्ड हिज ओन ओरिजिनल प्लॉट, बिल्कुल सही है सर। उसने ये जो कुछ प्ले है, इसमें अपना ओरिजिनल प्ले, अपने ओरिजिनल प्लॉट किसी से इमिटेट नहीं किया था, इसने यूज किया था, बिल्कुल सही है। करेक्ट। द विंटर टेल्स इज ए रोमांटिक पोइट, बिल्कुल गलत सर। रोमांटिक कॉमेडी नहीं, ये ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी, पढ़िए साहब, ये ट्रेजी कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजी कॉमेडी, गलत, बिल्कुल गलत सर। ट्रेजी कॉमेडी है, नहीं सॉरी, सही है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजी कॉमेडी, बिल्कुल सही है सर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कविता इज माई वाइजर देन ऑल हर फ्रेंड्स, कविता जो है अपने सभी फ्रेंड्सों से वाइजर है, इसमें कौन सा गलत है? देखिए क्या होगा। मोर वाइजर देन मोस्ट ऑफ, मोर वाइज देन ऑल ऑफ, मोर वाइजर देन मोस्ट ऑफ, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। भाई साहब ये देखिए, आप चाहे देन ऑल हर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 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 अगर मोर वाइजर देन मोस्ट ऑफ
मोर वाइजर देन और मोस्ट ऑफ, सी आंसर होगा इसका सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसके बारे में। आई एम ग्लैड बैडली इन नीड, इन नीड, किसकी नीड, नीड ऑफ, नीड विद, नीड फॉर, नीड मनी, तो विद नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, या तो होगा फॉर या ऑफ, तो नीड ऑफ होता है, नीड ऑफ होता है हमेशा, तो नीड ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हमने थोड़ा सा इसको दिया है कि आर्ट प्रोक्लेम्स नो ट्रुथ, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है, इसे बाद में करेंगे। 27 से 30 तक देखिए, ये है मिस स्पेल्ट, स्पेलिंग मिस्टेक दी गई है, किसमें दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिल ही गया होगा, ये तो आसान क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए इसमें होगा इंडिविजियस होता है, इंडिविजियस का मतलब क्या होता है आपको पता है जी, अब अपमानजनक होता है, ये सही है, ठीक है। और जी इसमें करेक्टली स्पेलिंग है, और इसमें स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस ये सिमुलेटेनियस का मतलब होता है जनाब कि एक ऐसे दो घटनाएं जो एक ही काल पर घटित हुई हो, सहकालिक जिन्हें बोलते हैं, काल क्षणिक कह देते हैं वो, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका है, इसमें क्या होगा, ये क्या से आ गया, कौन है ये, अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ जी, ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें स्पेलिंग का बी है इसका आंसर, जिसका जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका होगा आंसर बी होगा, इनकॉर्पोरेट, देख लीजिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनका एक्सप्लेन करने से क्या फ़ायदा है। वी फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वी वर एट होम, देखिए क्वेश्चन समझिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी आर एट होम, भाई साहब एट होम ही होता है, यहाँ पर फ्रेज है, ये फ्रेजल वर्ड होते हैं, वी आर एट होम बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई, जब लेट हो रहा है तो फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए सॉरी, बिल्कुल सही है। यू एट नाइट, तो एट नाइट भी एक फ्रेजल वर्ड है, तो ये एट नाइट सही है। ही हैड गेट, देखिए क्वेश्चन कहाँ घुमा रहा है, ही हैड गेट द प्राइज, गलत है। अब भाई पास्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट है, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो गॉट आएगी जनाब, गॉट, GOT गॉट, ही हैड गॉट द प्राइज, बिल्कुल सही। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कहाँ से, कहाँ कहाँ का क्वेश्चन है मालूम है, हैरिसन मार्च हिम टू द डोर, थ्रू हिम थ्रू हिम आउट एंड रिटर्न, देखो आपने पढ़ा होगा, ही हैरिसन मार्च्ड हिम टू द डोर, मैं उसके साथ डोर तक गया, ठीक है, थ्रू हिम आउट, उसे बाहर फेंका, उसे बाहर छोड़ के आया, एंड रिटर्न और लौटाया। आपको पता है कि जब दो वर्ड एंड से जुड़े हो तो क्या होता है, देखिए थ्रू एंड किन किन को जोड़ रहा है, थ्रू हिम आउट, दो वर्ड वर्ब को जोड़ रहा है जनाब, तो प्रोनाउन क्या वर्ड को जोड़ता है, नहीं जोड़ता। क्या एडवर्ब जोड़ता है, एडवर्ब क्या जोड़ेगा, एडवर्ब कैसे कहते हैं भाई, जो कि प्रोनाउंस की को मॉडिफाई करता है, ये मॉडिफाई कर रहा है क्या, ये जोड़ रहा है, कंजंक्शन है जनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, आई मे हैव बीन ए फ्यू मिनट्स लेट, आई आई माइट बीन ए फ्यू मिनट लेट, आई माइट बी ए फ्यू मिनट लेट, आई माइट हैव बीन ए फ्यू मिनट लेट, डी होगा आंसर इसका, माई आई, कि मैं कुछ मिनट लेट हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, ये होगा आंसर इसका, डी। बहुत कंफ्यूज आते हैं बच्चों के पास में यार, पढ़ना सीखा सीखा करो यार थोड़ा सा। चलो हाँ, फिल इन द ब्लैंक, अब देखो भाई क्या है, आर यू लाइकली विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर, क्या आप दोबारा से अगेन इसी प्रकार से ग्रीस आएंगे, और देखेंगे, तो टू भी होगा जनाब, कहाँ भूले फिटके रहते हो यार तुम लोग। अच्छा, कह रहे थे कि सर हमें बता दो, हमारा समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड, क्या है ये सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाना है, सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लेक्स कर दो यार, क्या है, ही द आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड, अब देखो मैंने एक व्यक्ति को जानता हूँ जो भगवान में विश्वास करता है, सीधे तो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दो ना उसे, बी,
आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड इन गॉड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आई सॉ हिम फर्स्ट। कैसे? आई सॉ हिम फर्स्ट आफ्टर द मिडनाइट, मैंने उसे थोड़ा सा देखा, अ लिटिल देखा यार, सीधी सिंपल सा है क्वेश्चन। आई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो उठाया हुआ है भाई, कहाँ से याद आ रहा होगा, आप लोगों ने दिया होगा पेपर, जूनियर एडिड का है। लॉइन इज स्ट्रॉन्ग ए बीस्ट, अरे लॉइन जो है, अब अर्थ निकालिए यहाँ से, लॉइन शेर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, एक बहुत मजबूत ताकतवर जानवर है, कौन है? द लॉइन, द लॉइन, द लाइन, सबके लिए कर रहा है, कॉमन बना दिया है इसको। द लॉइन इज ए स्ट्रॉन्ग बीस्ट, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। शेर जो है एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट होता है, यानी कि इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, बैंक्स लेंड मनी टू मेक ए प्रॉफिट, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इसमें। देखिए, बैंक्स लेंड मनी टू मेक ए प्रॉफिट, सही तो लग रहा है यार, ये यही होगा। बैंक लैंड नहीं होगा, बैंक्स लैंडेड नहीं होता, बैंक्स लैंड, बैंक्स लैंड, लैंड्स गलत है, यानी कि ए होगा, सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, विच लिटरली मीन्स अपोजिट, जिसका लिटरली मीन्स होता है अपोजिट। इज ए रिटोरिकल डिवाइस, एक रिटोरिकल डिवाइस है, इन विच, जिसमें टू प्रो अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो अपोजिट जो कंट्ररी यानी कि विरोधाभासी आइडियाज होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, इन ए सेंटेंस टू अचीव अ कंट्रास्टिंग इफेक्ट, जिसमें विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए उनको एक साथ रखा जाता है। It emphasized the idea of contrast by parallel structure of the contrasted phrase and clause। आगे वही बात कि वो क्या करने के लिए उसके आपस में उन क्लॉज को रखा जाता ताकि उनमें विरोधाभास उत्पन्न हो सके। द स्ट्रक्चर, सॉरी, द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज आर सिमिलर, दोनों का स्ट्रक्चर दोनों का एक सा होता है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द लिसनर टू और रीडर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, देखिए एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, क्या दिया है, सिटिंग ऑन फुट ऑन मून मे बी ए स्मॉल स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ ग्रेट स्टेप फॉर ह्यूमन काइंड। बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक मून पर, चंद्रमा पर पहला स्टेप रखना एक मानव के लिए छोटा कदम हो सकता है, बट अ ग्रेट स्टेप फॉर ह्यूमन काइंड, परंतु मानवता के लिए बहुत बड़ा। क्या मतलब, एक आदमी के लिए तो छोटा सा स्टेप है और पूरी मानवता के लिए बड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्ट है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी भाई साहब? पैराडॉक्स होगा या पर्सोनिफिकेशन होगा, पन होगा या एंटीथेसिस? तो जनाब इसमें होगा एंटीथेसिस, एंटीथेसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन्स क्या, लैटीरा, लैटीरा से ड्राइव किया गया है। इट मीन्स लेटर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, इसका नाम को मतलब होता है। इट इज स्टाइलिक्स डिवाइस इन विच ए नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड अकर्स क्लोज टुगेदर इन द क्रीज। क्या होता है वो एलिक्री, देखो फॉर एग्जाम्पल देखिए, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, बट अ बेटर बेटर मेक अ बेटर बेटर, ए बिग बुली बीट्स ए बेबी बॉय। अरे एलिस्ट्रेशन होता है, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन है, देखिए गौर से, एलिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ लिटरेरी डिवाइस इफ अ करेक्टर इज इविल और कैपेबल ऑफ क्रूअल एंड क्रिमिनल एक्शन इज कॉल्ड क्या? एक लिटरेरी डिवाइस में एक करेक्टर जो कि बुरा है या कैपेबल ऑफ क्रूअल या क्रिमिनल एक्शन, निर्दयता या क्रिमिनल आपराधिक एक्शन करने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है, क्या कहलाता है? प्रोटोगोनिस्ट, हीरो, प्रोटोगोनिस्ट अधिनायक, या हीरो उसका, या एंटागोनिस्ट, या फिक्शन करेक्टर। तो उसका कहलाते हैं भाई साहब, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट, विलेन, उसे कहते हैं विलेन, ठीक है। चूज द करेक्ट परफिक्स टू एडवेंचर, एडवेंचर का परफिक्स क्या होता है? प्री मीन्स, प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं जो पहले लगते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं जो पीछे लगते हैं। तो इसमें प्री लगेगा, क्या लगेगा? मॉल, मॉल एडवेंचर, या डिसएडवेंचर, प्री एडवेंचर, या मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर होता है जनाब, मिस एडवेंचर होगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? बस समझ में आता रहे, ये इच्छा है। ये समझ में नहीं आया तो जनाब फिर तो पेपर करना कठिन हो जाएगा आपको। हर चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल। द पुलिस वांट टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल। द पुलिस इज टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल्स। द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर्स ऑफ पीपल्स। कहाँ गलती थी इसमें? बता रहे थे कि आप गलती है। इसमें गलती नहीं है, पहला सही है इसका। द पुलिस आर टॉकिंग, पुलिस हमेशा प्लूरल नाउन में होती है। टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल्स ठीक तो है। द पीपल वांट टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, वांट नहीं आएगा, गलत है। अच्छा, द पुलिस इज टॉकिंग नहीं होगा, ये जा रहा है। द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर्स ऑफ पीपल्स, ये कहाँ से आ गया है? कौन सा फ्रेज है? गलत है, यानी ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज कॉमनली एसोसिएट विद, सीधी सी बात है। कॉमेडी ऑफ मैनर कहाँ आया था? डाइडन एज में आया था, रेस्टोरेशन पीरियड में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चूज द मिस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द फॉलो। मेरा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए, सिग्नोरा किसे कहते हैं? एक ऐसी महिला कहते हैं जिसका विवाह हो गया और वो ज़्यादा उतावली रहती है, उसको सिग्नोरा कहते हैं। सीधी सी बात। अजी जरीना कौन थी? जरीना को बाद में बताएंगे, पहले पीहन देख लीजिए। पीहन कौन थी? मोरनी होती है, मोरनी। पी मीन्स पीहन, मटर मुर्गी, यानी कि पीहन, पिकॉक का पीहन, समझ लीजिए। जरीना, जरीना इज द वाइफ ऑफ जार। कौन सा जार? ये रसियन वाइफ थी। उस जार रसिया में था, रूस का था जार, उसकी पत्नी थी जरीना। तो ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल। तो जार जो है ये कौन है? ये हो गया मिस्कुलाइन जेंडर। ठीक। इन विच पोइम ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। मैं ज़्यादातर इसको देखता रहता हूँ क्वेश्चन को, इसको पढ़ा है मैंने अच्छी तरह से। इन विच पोइम ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड हार्टले कॉलरिज, नाम भी दिया है हार्टले कॉलरिज, सन ऑफ एसटी कॉलरिज, इज एड्रेस्ड एज चाइल्ड। किसने किस पोइम में कैस्टी कॉलरिज के बच्चे हार्डले कॉलरिज को चाइल्ड के रूप में कहा है? देखो कहा क्या है? पिग्मी साइज चाइल्ड कहा है, पिग्मी साइज चाइल्ड कहा है। किसने? वर्ड्सवर्थ ने कहा था जनाब। सॉलिटरी रीपर में, लीच गैदरर में, नेचर एंड द पोइट में, इंटाइमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में। तो आपको बता दें कि जो ये लाइन कही गई थी, बिहोल्ड द चाइल्ड अमोंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस ए 6 ईयर डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज। ये लाइन 7वें पैराग्राफ में, 7वें स्टेंजा में, इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में वर्ड्सवर्थ ने कही थी। ठीक, तो इसका आंसर होगा कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ जॉय दैट इज आर एम्बर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट दैट डथ लीव। ये तो बहुत, मैं इस बार पढ़ चुकी, 50-100 बार पढ़ चुका हूँ इस पोइम को। तो ये पोइम है आपकी 9वां स्टेंजा है इसका तो जनाब। ये भी इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ओड से ही लिया गया है। इसको पढ़िए। 9th देखते याद आ जाता है यार ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंस रेफर टू ए कंप्लीट एक्शन? सिंपल टेंस नहीं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं, प्रेजेंट देता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, नहीं नहीं, सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटोटिस मीन्स क्या होता है? लिटोटिस एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि आपका होती है चेंज ऑफ अपोजिट टू द हाइपरबोल होती है। अपोजिट टू द हाइपरबोल का अपोजिट होती है कि हाइपरबोल में तो चढ़ा के बात करते हैं, लिटर्स में छोटी बात करते हैं, छोटी बात करते हैं। जैसे कि मून जो है उसकी जेब में है, छोटी बात कर दी, इस तरह से बात करते हैं। ओटा हु इंट्रोड्यूस ओटावा रिमा इनटू इंग्लिश। आज का मैं आज यहीं पर एंड करूंगा। ओटावा रिमा को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस येट ने किया था जनाब। इस थॉमस येट के बारे में थोड़ा सा अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, आप उसको पढ़ लीजिए, सर अर्ल ऑफ सूरी थॉमस येट के बारे में। और हाँ, एक बात कहूँगा कि जिन लोगों को अभी भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप डिटेल नोट्स ले लीजिए, आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। 5 यूनिट में डिवाइड है और इसमें बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से लेकर के सारा सिलेबस कवर किया गया है। दूसरे आपको ग्रामर पर 8000 MCQs प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, मात्र 2300 रुपये में, सॉरी
2300 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है होम डिलीवरी के रूप में। आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ना चाहिए, मटेरियल कहीं से भी मिल जाए, आपका सिलेक्शन होना हमारा ध्येय है। आगे आप लोगों की मर्जी है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।